अस्सलाम वालेकुम। अम, क्या हाल चाल है सबके। बहुत सारी जगहों में लॉकडाउन ईज़ आउट हुआ है और बहुत सारी जगहों में बहुत लॉकडाउन ईज़ आउट होने की वजह से बहुत परेशानियां भी आई हैं। अल्लाह रहम करे, हर जगह जो केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं अल्लाह करे कि वहाँ पे भी आसानी हो। अच्छा जी, मैं जो हूँ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से अपना हेल्थ केयर डे, जो कि हमने अपने सेगमेंट्स डिज़ाइन किए थे। फिर रमज़ान में हमने रमज़ान की वजह से अपना एनर्जी ग्रुप बंद किया था। फिर उसके बाद ईद सेगमेंट्स हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद अब हम अपने नॉर्मल रूटीन के सेगमेंट्स में हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आज से, जो कि सैटरडे का दिन है, इंशाल्लाह डिफरेंट लाइव कॉल्स करेंगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ लाइव कॉल्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एनर्जी के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को काटा करें और उनको डिस्कशन में लेकर आएँ और अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह। और जितना कोशिश करेंगे कि हेल्प आउट करें, ईज़ आउट करें लोगों की परेशानी। वैसी इस वक्त ये एक चैलेंज है कि हम अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेके कहाँ पे जाएं, और जबकि हॉस्पिटल्स एक स्केरी एरिया हो गया है और जाना भी, और वहाँ पे लोड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे पाकिस्तान का इतनी अपडेट्स मिल रही हैं, क्योंकि मैं खुद भी कराची की हूँ, तो मुझे इतनी अपडेट्स मिलती जा रही हैं अपनी कुलीग से, अपने सीनियर कुलीग से, और सऊदी अरब में वहाँ पे अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, और बाहर और शोबों से, फैमिली से, कि इस कदर हॉस्पिटल्स आई मीन ओवरलोडेड हो गए कि वहाँ पे क्लिनिक्स भी, और फिर वैसे भी डर हर कोई लग रहा है कि हम कहीं किसी को कोई सिम्टम ना हो जाए या फिर वो एक्सपोज ना हो जाए, फिर उसको कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स वैसे ही बहुत ज़्यादा पैक्ड हो चुके हैं और दे आर नॉट टेकिंग न्यू केसेस। तो इसी वजह से ये हेल्थ केयर डे हमने स्टार्ट किया है। और हम वी आर वेरी थैंकफुल टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो आज भी आएंगे, और मज़ीद आगे भी प्लान अप है हमारा, और पूरा पाइपलाइन बन चुका है कि वो हमारी इस चीज़ को हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जो इंशाल्लाह डॉक्टर सादिया बिलाल इंशाल्लाह ताला शी विल बी कमिंग ऑन हर टॉपिक, जो कि बहुत सारे बच्चों के मसाइल होते हैं उस पर वो बात करेंगी। और वो पाकिस्तान में इस वक्त करंटली हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होती हैं। और फिर डॉक्टर हुमैरा वकार गायनेकोलॉजिस्ट होंगी इंशाल्लाह, शील बी विद अस टुमारो संडे को, और वो कोविड विद प्रेगनेंसी पे डिस्कस करेंगी। वो भी 2 सेटअप्स पे काम करती हैं। मैं उनकी तफसीली उन्हीं के लाइव कॉल्स में आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी। और अच्छा जी, मैं जो अभी आई हूँ, मैं आई हूँ इस वक्त इरेगुलर पीरियड्स पे बात करने के लिए। ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स पे बात करूंगी, और क्या कहते हैं, उस पे हम लोग आज टॉक करेंगे। लेकिन इसकी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, और वो हर कॉज का जो पैथोलॉजिकल कॉज है, यानी जो बीमारी है, उसको डिटेल अलग अलग सेशन करेंगे हम। तो आज हम जनरली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज चैलेंज पे काम करेंगे। इसको सिंपलर यानी हम इरेगुलर पीरियड्स पे बात करेंगे। तो वो जो इसको मैं लेके चलूंगी, फिर मैं ये बता रही हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक डिजीज को हर हफ्ते इसको काटा करेंगे, और हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स भी। तो बेसिकली आज मैं जो बात कर रही हूँ इरेगुलर पीरियड्स में, सबसे पहले तो ये जानना है कि नॉर्मल पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है। वो 2 से 7 दिन का टाइम पीरियड होता है, और एवरेज 5 डेज होते हैं, जिसमें 3 डेज फ्लो होता है और फिर बाकी स्पॉटिंग होती रहती है। तो दिस इज़ अ नॉर्मल पीरियड, टाइम पीरियड, जो हम जिसे कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो पीरियड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो और एक पीरियड और दूसरे पीरियड के दरमियान में जो इंटरवल होता है, साइकिल होता है, वो वेरी करता है एक खातून से दूसरी खातून, एक बच्ची से दूसरी बच्ची, वेरी करता है। तो जो नॉर्मल है वो में शॉर्टर एंड लॉन्गर टाइम पीरियड हो सकता है, फ्रॉम 21 टू 40 डेज। 40 और 38-40 डेज जो है ना, ये नॉर्मल है। यानी एक पीरियड और दूसरे पीरियड के दरमियान में जो टाइम पीरियड होता है उस साइकिल का जो होता है वो नॉर्मल 21, यानी ये शॉर्ट साइकिल वाले होंगे, और नॉर्मल
38 to 40 डेज, ये भी नॉर्मल लेकिन लॉन्गर साइकिल्स वाले होंगे। तो मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बाज़ ख़वातीन इसमें बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि बच्चियों के अगर स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, या बाज़ डरती हैं कि हर महीने नहीं होता बल्कि बीच भी 1.5 माह हो जाता है। उनको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल साइकिल टाइम पीरियड है। फिक्रमंदी के वक्त कब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ आप फिक्र करें कि अब मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, किसी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, मैं वो भी इंडिकेटर्स या पॉइंट्स बताती जाऊंगी। आप मेरे लाइव कॉल में रहें और मैं आपको वो बताती जाऊंगी कि अगर आपके साथ आपके घर में कोई बच्ची या आपकी वालदा या आपकी कोई बुजुर्ग हो, वो कौन से वक्त में आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं जिससे आप ये लेबल करेंगे कि मुझे या मेरे घर में इस बंदे को इरेगुलर पीरियड्स है। सबसे पहले टाइम पीरियड, अगर 7 दिन से ज़्यादा उसका फ्लो है, ठीक है, या फिर मतलब अब इसका नॉर्मल रेंज 2 to 7 है, तो अगर 2 दिन से कम है, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल में आता है टाइम पीरियड। नंबर 2, जो टाइम इंटरवल है बिटवीन वन साइकिल और दूसरे साइकिल के दरमियान में जो टाइम इंटरवल, अगर ये कम या ज़्यादा हो, अगर 21 से कम हो और या 21 से कम हो तो दैट मीन्स ये इरेगुलर में आता है। या फिर आप 40 डेज से ऊपर चला जाता है बार बार, तो इसके मतलब ये इरेगुलर में आते हैं। तो हमें डिफाइन करना है या हमें मालूम करना है कि मेरे या मेरी बेटी के या मेरी वालदा के ये साइकिल्स नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल में आते हैं। तो हम या इरेगुलर हैं या नॉर्मल है, ठीक है। तो 2 बात हो गई, एक तो ये कि डेज, नंबर 2 बीच का जो टाइम इंटरवल है, और नंबर 3 ब्लड फ्लो। हैवी ब्लड फ्लो है, यानी अगर जो टैम्पन्स या पैड्स अगर यूज होते हैं तो एवरी 1 आवर या एवरी 2 आवर्स के बाद चेंज करना पड़ रहा है, या क्लॉट्स हैं या बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट। तो फिर हम उसको इरेगुलर पीरियड्स में डिफाइन करते हैं। 3 पॉइंटर्स हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। आई थिंक ये बहुत आसान तरीके से समझ आ गए होंगे हर एक को कि मेरे या किसी के भी मेरे घर में इरेगुलर पीरियड्स में फॉल करता है। अच्छा जी, अब हम वजूहात मालूम करते हैं, कॉजेस की किस वजह से इरेगुलर पीरियड। सबसे पहले हम कॉमन वाले में आएंगे। कॉमन होते हैं जब बच्ची को, जब किसी लड़की को फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो वो बहुत कॉमन है कि उस वक्त उसको इरेगुलर पीरियड्स हो। उसको प्यूबर्टी टाइम कहते हैं, जो कि नॉर्मल एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो 11 to 14 है। 11 से 14 साल के दरमियान में किसी को पहली दफ़ा आपकी बेटी को पहली दफ़ा मेंसेस होते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन 8, 9, 10 भी देखा गया है, लेकिन लेस देन 8 ईयर्स अगर किसी से पहले उससे पहले हो जाए तो आप डॉक्टर से रुजू करें। 14 साल के ऊपर अगर किसी को मेंसेस होते हैं बच्चियों को तो आप डॉक्टर से रुजू करें। मतलब अगर 14 साल तक नहीं होते तो फिर डॉक्टर से रुजू करें। तो 11 to 14 ईयर्स इज अ नॉर्मल टाइम पीरियड के जब उसकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो आएगा। अच्छा, और ये नॉर्मल है कि उस शुरू के पीरियड में थोड़े इरेगुलर शुरू में हो सकते हैं, तो आप उसको आप मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें। दूसरा जो कॉमन टाइम पीरियड है जिसमें इरेगुलर पीरियड्स होने का होते हैं, वो होते हैं मीनोपॉज। जब मेंसेस का टाइम पीरियड खत्म होने का पीरियड अल्लाह ताला ने रखा है, एक एज जो अल्लाह ताला ने खुद रखी है, जब वो पीरियड आता है उस वक्त भी इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और फिर एकदम इरेगुलर होने के बाद खत्म होते हैं। जो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं वो नॉर्मली देखा गया कि 40 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट होता है और 4 से 8 साल तक इरेगुलर रहते हैं, और 45 to 55 एज में बंद हो जाते हैं। 45 to 55 ईयर्स में मेंसेस पीरियड्स बंद हो जाते हैं। उससे पहले पेरी मीनोपॉजल फेज कहते हैं, यानी मीनोपॉज होने वाला है, बंद होने वाले हैं, और 4 से 8 साल लगते हैं इसमें। तो 4 से 8 साल में उस वक्त इरेगुलर हो सकते हैं पीरियड्स। इरेगुलर के मैं 3 वो पॉइंटर्स बताए थे, फ्लो कम या ज़्यादा होने लगता है, डेज कम या ज़्यादा होने लगते हैं, इंटरवल एक फ्लो और दूसरे फ्लो के दरमियान में कम या ज़्यादा होते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं और ये 3 इंडिकेटर्स हैं इरेगुलर पॉइंट्स, इरेगुलर पीरियड्स को कहते हैं।
अच्छा जी, जो जो मुझे देख रहा है अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में मेरा टॉपिक थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने फ़ोन स्टार्ट कर दिया था। आई होप ये सब टॉक मेरी जो है सबको फ़ायदेमंद भी दे, और आप अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, बाद में भी मैं आंसर कर सकती हूँ और ड्यूरिंग दी टॉक भी जवाब दे सकती हूँ। सो मीनोपॉज पे मैं आई थी आपके यहाँ। मीनोपॉज 45 टू 55 एज होती है नॉर्मली, जिस वक्त साइकिल्स रुक जाती हैं, पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं। अच्छा, पेरीमीनोपॉजल जो ये इरेगुलर पीरियड्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 40 से स्टार्ट हो जाता है, लगभग 4 से 8 साल तक लगता है। इसमें इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ 4-5 और साइंस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? हॉट फ्लैशेस, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाए, और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो खवातीन में ऐसे, जो कि उसमें हार्मोन्स असल में बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। ईस्ट्रोजन लेवल, जो ईस्ट्रोजन है ना, हमारे बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो दो मेजर हार्मोन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, जो उसको मॉनिटर करते हैं, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, वो बहुत ऊपर नीचे होना शुरू होते हैं। उसकी वजह से मूड ऊपर नीचे होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत ख़राब होना शुरू होता है। रात में नींद नहीं आना, या फिर नीचे वजाइनल ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे वो अलामात हैं जिससे हमें समझ आता है कि हाँ जी, अब मीनोपॉज स्टार्ट होने लगा है एज के साथ साथ। ठीक है, अगर मैं ये रिपीट करती हूँ कि अगर यही सिम्टम्स, इरेगुलर पीरियड्स और फिर हॉट फ्लैशेस और पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स जो हैं, और पीरियड्स के रुक जाना 40 इयर्स ऑफ एज से पहले हो जाए, 40 साल से पहले किसी को मेंसेस बिल्कुल रुक जाए 3 महीने या 1 साल तक इस तरह से, तो वो ज़रूर असेस करा ले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवरीज ने 40 साल की उम्र से या 45-50 इयर्स उम्र से पहले ही काम करना तो नहीं छोड़ दिया। उसको कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी ओवरी ने काम करना छोड़ दिया। उसकी भी लातादाद वजूहात हो सकती हैं, और उसको कैसे मैनेज करना है वो एक अलग टॉपिक है, जो कि मैं उसको डिफरेंटली लेके चलूंगी। बहरहाल इसका असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को 3 से 4 या 6 महीने या 1 साल बिल्कुल मेंसेस नहीं आए, और हत्ता कि सिर्फ गोलियों से आ रहे हैं, तो उसका असेसमेंट करना ज़रूरी है कि ये प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर तो नहीं। और इसमें ओवरीज को असेस करते हैं कि उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं, फॉलिकल्स को चेक करते हैं, या और हार्मोन्स भी चेक करते हैं, एफएसएच चेक करते हैं कि वो 40 तक तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि मीनोपॉज वाली खवातीन को एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो 40 तक होता है, तो वो तो नहीं आ गया, तो वो हमें असेस करना होता है। ये एक बीमारी है जो 40 साल की उम्र से पहले ही कुछ लोगों को हो जाती है। अच्छा, हमने कॉज, अब हम आए हैं थर्ड कॉज पे। थर्ड कॉज में ये है एक्सट्रीम वेट लॉस, अंडर न्यूट्रिशन बच्चियां, बहुत दुबली, जो हमारी मॉडल्स में ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है, उनको भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। हमें कैलोरीज क्यों चाहिए? इसलिए कि हमें अपने हार्मोन्स की सिंथेसिस करा, हमें अपने हार्मोन्स चाहिए ताकि हमारी बॉडी बनाए हार्मोन, और हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बने। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये ओव्यूलेशन कराते हैं। ये तो सबने ही सुना होगा, ओव्यूलेटरी पीरियड होता है जिस वक्त एग रिलीज होता है ओवरी से, और फिर वो जाता है यूट्रस की तरफ एक ट्यूब में। तो एक आपको ये सारे काम कैसे होते हैं, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए, तो वो केमिकल्स बेसिकली वो क्या करता है कि वो ये सारा प्रोसेस करवाता है। तो वो ये जो केमिकल्स हैं, आपको नशोनुमा चाहिए इन केमिकल्स, ताकि ये आपका बॉडी जो है ये केमिकल्स बना सके। तो अगर कोई अंडर न्यूट्रिशन होगा, जो जिनके पास इतनी वो, उनको हार्मोन्स बनाने में भी मुश्किल होगी, उनकी बॉडी को हार्मोन्स बनाने में भी मुश्किल होगी, और फिर वो इरेगुलर पीरियड्स का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक इंडिकेटर बता सकती हूँ, बीएमआई। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपका बॉडी वेट और हाइट से कैलकुलेट होता है कि आपका जिस्म में जो आपका वेट है वो हाइट के मुताबिक सही है, कम है या ज़्यादा है। तो ये बीएमआई जो है हमारी जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें 28 टू 30, 27 टू 30 के दरमियान में नॉर्मल बीएमआई कहते हैं। हर एक को वेट और हाइट से कैलकुलेट करते हैं 27 टू 30 तक।
बल्कि 30 को भी अब हम ओबेसिटी में लाते हैं, माइल्ड ओबेसिटी में। लेकिन ये बीच का रेंज है जो नॉर्मल बीएमआई कहते हैं। लेकिन अगर बीएमआई किसी का 18 से कम हो, आई रिपीट, बीएमआई किसी का 18 से कम हो, तो वो अंडर न्यूट्रिशन लोग होते हैं, वो एक्सट्रीम वेट लॉस का शिकार है। अब वेट लॉस किसी मेडिकेशन की वजह से है, कोई कीमोथेरेपी में है, कोई और बीमारी है वेट लॉस की, तो वेट लॉस के तो बहुत रीजंस हो सकते हैं। या किसी कोई ऐसी सर्जरी से गुजरा हो जिससे उसकी पूरी एब्डोमिनल सर्जरी हो, जिससे उसका स्टमक निकाल दिया, या कोई आंतें निकल गई हैं, उसकी वजह से उसका वेट लॉस हो गया है। इन सारी वजूहात की वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। बीएमआई लेस देन 18 इज अ पर्सन विथ एक्सट्रीम वेट लॉस, और उसको फिर उसके मुताबिक लेके चलना होगा कि मतलब उसको अपनी डाइट इंक्रीज करनी होगी, फिर उसकी फिर डाइट पे वर्क करना होगा, तो वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। तो एक्सट्रीम वेट लॉस में एक तो बीएमआई मैंने आपको बताया, दूसरा वो बहुत लिथार्जिक, फटीग, सर में दर्द, हेयर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके पीरियड्स रुक गए। ऐसी सूरत में तो हम उसको इरेगुलर पीरियड्स ड्यू टू वेट लॉस कह सकते हैं। वेट लॉस किस किस वजह से हो सकता है, वो अलग अलग पूरी एक अलग स्टोरी है। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सेसिव वेट गेन, जो कि बहुत कॉमन है हमारे पास। आजकल वैसे ही हम क्वारंटीन में हैं, तो बहुत लोग इस चीज़ को कंप्लेन कर रहे हैं कि ओबेसिटी होती जाती है, क्योंकि आप घर में होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम होती जाती है। तो ओबेसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बीएमआई ऑफ 30 बीएमआई। मैं फिर रिपीट करती हूँ, अगर कोई मेरे साथ अब आया है, कि बीएमआई कैलकुलेट करते हैं बॉडी वेट से और हाइट से। तो अगर किसी का 30 से ऊपर शुरू होता है, 30 से ज्यादा, 32 to 35 बीएमआई से स्टार्ट हो जाती है मॉडरेट ओबेसिटी। उससे हार्मोन लेवल भी आपके ऑल्टर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स जो हैं, वो ये जितनी भी ओबेसिटी है ना, वो हमारा इंसुलिन को चेंज करता है, इंसुलिन लेवल को चेंज करता है, और इंसुलिन लेवल को चेंज करने के साथ साथ वो हार्मोन को भी चेंज कर देता है। और फिर क्या होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के जो लेवल्स हैं ना, वो फिर ऊपर नीचे होते हैं, और आपके जो साइकिल है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं। खवातीन जो वेट गेन करना शुरू करती हैं, वो अपने इरेगुलर पीरियड्स को ज़रूर फेस करना शुरू कर देती हैं। कभी लंबे, मतलब ज़्यादा होना, इंटरवल ज़्यादा होना लगता है, देर देर से हो रहे हैं उनके। या फिर जो थायराइड प्रॉब्लम की खवातीन है, हाइपोथायरॉयडिज्म जो थायराइड का इश्यू है, वो भी इरेगुलर पीरियड्स का शिकार होती हैं, तो वो फिर उसके मुताबिक उसको ट्रीट करना होता है। तो ओबेसिटी पे वर्क करना होता है। बीएमआई पे मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, बहुत आसान है। एक वेइंग स्केल हर औरत अपने घर रख सकती है, और सेंटीमीटर से अपनी हाइट आप मेजर कर सकते हैं, और आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं आपका अपना बीएमआई कितना है। नॉर्मल 27 बीएमआई एशियंस के लिए होता है, और 27 to 29-30 तक नॉर्मल समझा जाता है। उसके अबव ओबेसिटी आती है, और लेस देन 18 वो अंडर न्यूट्रिशन होता है। मैंने ये आपको रेंजेस बता दिए। मैं अपने कमेंट्स में भी रेंजेस लिख सकती हूँ, ताकि वो याद रह जाएं आप लोगों को। अच्छा जी, ओबेसिटी हो गई। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने की शौकीन है, जो कि क्योंकि आजकल ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा आता जा रहा है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहे हैं, तो जो इंटेंस एक्टिविटीज़ करती हैं, या फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, या एथलीट्स जो बच्चियां बनती हैं, उनको भी इरेगुलर पीरियड्स का वो शिकार होती हैं, क्योंकि इंटेंस एक्टिविटी जो है वो हमारे हार्मोन के बनने के अमल को भी रोकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप एक्सरसाइज करें, तो आप किसी कोच से ये डिस्कस कर लें कि ये बॉडी वेट है, ये हाइट है, मैं कितनी इंटेंसिटी पे जाऊं। या फिर हमारे पास बहुत फ्री ऐसे कोचेज हैं जो बताते हैं कि ये जो है ना, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, जो एक बहुत ही कॉमन है, जो मैं भी नाम दे सकती हूँ, लेजली वॉक है, जो कि 15 मिनट्स एंड देन 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। इससे ज़्यादा प्लीज़ ना कोशिश करें। या जिन लोगों को बहुत एक्सेसिव 1-2 घंटे की आदत होती है, तो वो इसको ब्रेक कर सकते हैं दिन में 15 मिनट्स या हाफ आवर के इंटरवल से, और दिन में इंटरवल की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और जो बच्चियों को हम लोग एथलीट्स बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी इरेगुलर पीरियड्स
उनको फेस कर सकती हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी बेटी का इस तरह से मॉनिटर करें कि आप थोड़ा ब्रेक करें, क्योंकि जब इंटेंस एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली पीरियड्स का जो इरेगुलरिटी है वो खुद ख़त्म हो जाएगी और आप उसको मैनेज करवा सकते हैं। तो ये रिवर्स बैक है, ठीक है, ये एक हर दफ़ा एक वो नहीं रहती। अच्छा, फिर जो हमारे पास सेवन्थ कॉज है स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस जो मेरे हाल में हर घर में है और आजकल ज़्यादा ही हुआ है क्वारंटीन की वजह से, फाइनेंशियल रीजंस हैं, रिलेशंस बिटवीन फैमिली, घर में बच्चों पे स्ट्रेस है, बच्चियों में स्ट्रेस है, डेडलाइंस मीट करने के लिए, ऑफिस में लोगों के लिए स्ट्रेस है, ऑफिस के जॉब्स के लिए स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। मतलब आजकल तो ज़्यादा ही हुआ, अल्लाह रहम करे और हम पे अल्लाह मियाँ मेहरबानी करे कि इन चीज़ों को हमारे लिए आसान करे और स्ट्रेस को ख़त्म करे। तो ज़रूरी है इस वक्त ख़ास तौर पे कि अपने स्ट्रेस पे काम करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो ब्रेन से रिलेटेड है। और हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी जगह है जो बेसिकली कंट्रोल करता है कि हाँ जी अब हार्मोन चाहिए जिस्म में और मेंसेस को कंट्रोल करना है। तो हमारा जब ब्रेन में स्ट्रेस होता है तो वो हमारा ब्रेन का जो हार्मोन सारा एक्टिविटी है वो सारा रुक जाता है, या फिर उसकी रेगुलेटरी में तब्दीली आ जाती है और हार्मोन का बनना और ना बनने में चेंज आता है, जिसकी वजह से अगेन इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा एलिमेंट है और इसको छोटा ना समझें, या डिप्रेशन को छोटा ना समझें, या जो ये डिप्रेसिव कैफियत हैं इसको छोटा ना समझें। ये सारी ऐसे सिम्टम्स को ला सकते हैं जिसकी वजह से आप या तो ईटिंग डिसऑर्डर में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं बहुत कम खा रहे हैं, या स्लीप डिसऑर्डर में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं कम सो रहे हैं, या फिर आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। ये इतनी कॉमन रीज़न है, लेकिन इसको पहचानने की बहुत ज़रूरत है कि किसी के जो स्ट्रेस है वो आपको बहुत डिफरेंट, क्या तो किसी के स्ट्रेस की वजह से बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं, बहुत अभी एक फ्लो से दूसरे फ्लो के दरमियान में स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर किसी को लंबा लंबा नहीं होते। तो ऐसे टेक्निक्स को सीखें जिसकी वजह से स्ट्रेस ख़त्म होता है। मैंने भी एक स्ट्रेस पे लेक्चर किया था कि आप अपने स्ट्रेस को किस तरह से ख़त्म करें, आप प्लीज़ उसको भी सुन सकते हैं आप अपनी हेल्प के लिए। अच्छा जी, अब आप हाँ आ गए हैं अर्ली प्रेगनेंसी। अगर किसी को अर्ली प्रेगनेंसी है उनको भी स्पॉटिंग हो सकती है, कोई मिस साइकिल है और उसको भी स्पॉटिंग हो सकती है। तो उसके लिए आसानी है कि और भी सिम्टम्स प्रेगनेंसी के मौजूद होंगे, जैसे कि नोज़िया होता है और डिजीनेस होती है, चक्कर आना जिसे हम कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मेल से सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो गई, या फिर बहुत थकावट है। तो ऐसी जो कैफियत होती हैं उसको हम कह सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स हैं। उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी ये भी इरेगुलर पीरियड के साथ अगर मौजूद है तो अर्ली प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। तो वो बहुत आसान है कि आप सिर्फ टेस्ट करें और पहचानें कि ये प्रेगनेंसी तो नहीं है, और अगर है तो फिर आप उसको फिर प्रेगनेंसी के तौर पे लेके चलेंगे। अगर बहुत शार्प एब्डोमिनल पेन या बहुत शदीद पेट में दर्द हुआ इरेगुलर के साथ इस तरह से, तो वो भी जांच करना है। पीटीपी पॉजिटिव आ गया, वो भी जांच करना है कि क्या ये मिसकैरेज है या फिर ये गलत जगह पे प्रेगनेंसी हो गई है, जिसे हम ट्यूब प्रेगनेंसी कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, वो भी आपको मालूम करना है। तो बहरहाल ये इरेगुलर पीरियड्स के साथ कंफ्यूज कर सकती है, और इसको ये सब मिक्स हो सकते हैं साइन एंड सिम्टम। प्लस फिर उसके बाद अब मैं आती हूँ उन मदर्स पे जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं। ब्रेस्ट फीड के दौरान भी इरेगुलर पीरियड्स बहुत कॉमन है, क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन, वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो हार्मोन है उसको कम करके रखता है, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपकी कोई कंसीव ना कर ले। और इस वजह से अल्लाह ताला ने ये कुदरती तौर पे रखा है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो हार्मोन्स को कम करके रखता है, और हमारे जो साइकिल्स होते हैं या पीरियड्स होते हैं वो उस वक्त इरेगुलर हो सकते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो लैक्टेशन यानी जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको भी इरेगुलर पीरियड्स होना कॉमन बात है, आम सी बात है, ठीक है। अच्छा,
फिर मैं आती हूँ कॉन्ट्रासेप्शन। अब जो खवातीन प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती और वो कॉन्ट्रासेप्शन लेती हैं किसी भी तरीके से, अब उसमें गोलियां ले रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, वो तो होती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मुरक्कब होता है, और वो हम देते ही इसी तरह से कि शुरू के फेज में ईस्ट्रोजन देते हैं, फिर प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, बीच में फिर आयरन देते हैं जो फ्लो के दौरान है। तो कभी कभी बीच में स्पॉटिंग्स हो सकती हैं। जो खवातीन जो सऊदी अरब में रहती हैं बड़ी आम उनकी ये प्रैक्टिस होती है कि उम्रा करते वक्त या हज करते वक्त ऐसी गोलियां खाएं ताकि उनके मेंसेस डिले हो जाएं, तो उसके बाद भी हैवी ब्लीडिंग होने के और इरेगुलर पीरियड्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ जो प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं खवातीन वो इस चीज़ को ना लिया करें फॉर उम्रा या फॉर हज। आई मीन हज तो बड़े सआदत है, तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा इसको फोकस में लेकर आए। और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो लोग कॉइल्स यूज़ करते हैं, 2 किस्म के कॉइल्स होते हैं, कॉपर और हार्मोनल। तो जो ये कॉइल्स भी इरेगुलर पीरियड्स कर सकते हैं। इरेगुलर पीरियड्स इससे बहुत कॉमन है कॉइल से, और स्पॉटिंग भी बहुत कॉमन है। कॉइल से हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आप कौन से स्टेटस में आप हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस वजह से इरेगुलर पीरियड्स आपको मौजूद है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऐसी दवाएं इस्तेमाल हो रही हो जो क्या कहें इरेगुलर पीरियड्स कर सकें। एक तो हमने हार्मोनल पिल से कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स हो गई, एक तो वो दवाई हो गई, ठीक है, और या फिर वो आईयूडी जो कॉइल्स हैं वो यूज़ करो, वो भी उसमें भी दवा होती है बेसिकली। तो या तो वो यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो खवातीन एस्प्रिन ले, ब्लड थिनिंग दवाएं ले, खून पतला करने वाली गोलियां, एस्कार्ड, एस्प्रिन, ठीक है, ये भी दवाएं आपके इरेगुलर पीरियड्स को तरफ लेके जा सकती हैं। या थायराइड की दवाएं भी रेगुलर पीरियड्स की तरफ आपको लेके जा सकती हैं। वो भी एक रीज़न हो सकता है, कॉज हो सकता है, वजह हो सकती है। या फिर वो खवातीन जिनको एपिलेप्सी हो, मिर्गी हो, उनको अटैक्स होते हो और उसके लिए उनको मिर्गी की दवाएं लेनी पड़ती हैं, तो वो इरेगुलर पीरियड्स का शिकार हो सकती हैं। उसके अलावा थायराइड की दवाएं, कीमोथेरेपी, अगर किसी को कैंसर हुआ हो किसी जगह पे, कीमोथेरेपी के दौरान भी इरेगुलर पीरियड्स भी हो सकता है। कीमोथेरेपी के दौरान वेट लॉस, सडन वेट लॉस के भी एक रीज़न से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। कीमोथेरेपी की वजह से कई रीज़न हो सकते हैं कि वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी, यानी ओवरी पहले ही वक्त से पहले ही काम करना छोड़ दें अपना, कीमोथेरेपी की वजह से वो भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट, जो डिप्रेस्ड लेडीज और उसकी दवाएं लेती हैं वो भी शिकार हो सकती हैं इरेगुलर पीरियड्स के लिए। अच्छा जी, और इसके बाद हम आते हैं कैंसर्स। ऐसे कैंसर्स जो कि हमें इरेगुलर पीरियड्स की तरफ लेके जा सकते हैं। जो यूट्रस है, बच्चादानी की जो लाइनिंग होती है, उसका अगर कोई कैंसर हो जाए, या फिर सर्विक्स है, ये भी एक पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल का, वो अगर उसका कैंसर हो, उसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं क्या कहते हैं, हमने कॉजेज तकरीबन सारे ही कर लिए। अब जो कॉजेज हैं, जो कॉमन मेडिकल कॉजेज हैं जो इरेगुलर पीरियड्स कर सकते हैं, जिसको मैं बाद में अलग अलग सेशंस भी करूंगी इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने मदद की हमें, तो वो क्या है, पीसीओस। सबसे मशहूर, मतलब जो दुबली पतली या फिर बहुत ओबीस खवातीन, उन सब को पीसीओस हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरीज में सिस्ट हो जाना, जिसकी वजह से जो नॉर्मल एग्स हैं, फॉलिकल जिसे हम कहते हैं, अंडे जो हैं, वो या तो मेच्योर सही नहीं हो पाते, या मेच्योर हो पाते हैं तो वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाते, क्योंकि सिस्ट क्या होता है, एक पानी भरा हुआ गुब्बारा सा ओवरीज के अंदर आ जाता है, डेवलप हो जाता है, बन जाता है, और वो नॉर्मल एग्स को प्रेस करके उनकी हेल्थ को ख़राब कर देता है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और इसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स होना बहुत कॉमन है। और
पीसीओ वाली खवातीन और बच्चे, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, और ये किसी भी एज में हो सकता है। और पीसीओस को हम एक अलग टॉपिक के तौर पे डिस्कस करेंगे। तो इरेगुलर पीरियड्स का जो मेडिकल रीज़न एक बहुत कॉमन है, जो सबसे कॉमन है, वो पीसीओ। उसके बाद आता है हमारे पास फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स क्या चीज़ है? यूट्रस में एक छोटे गुदूद बन जाना। यूट्रस में जो अंदर लाइनिंग होती है, जो झिल्ली होती है, उसमें ऐसे छोटे छोटे गुदूद या बड़े गुदूद ऐसे बन जाना, जिसकी वजह से जब मेंसेस का फ्लो होता है तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, या बीच बीच में स्पॉटिंग भी हो जाती है। तो इस तरह की जो ब्लीडिंग है, इस तरह की जो स्पॉटिंग है, ये इरेगुलर पीरियड्स को भी कॉज करता है, स्पॉटिंग भी कॉज करता है, और ये सब रीजन है जो कि हमारे इरेगुलर मेंसेस की तरफ लेके जा सकती हैं फाइब्रॉइड्स। इसका भी ट्रीटमेंट है। ये फाइब्रॉइड वाली खवातीन भी स्ट्रगल करती हैं प्रेगनेंसी के लिए, और इसका भी एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं हमारे ग्रुप में, तो हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगेन, हर ट्रीटमेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और उसका अपना असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और खाली ऑनलाइन लेक्चर के साथ आप अपना ट्रीटमेंट खुद जज नहीं कर सकते, लेकिन आप अवेयरनेस ज़रूर ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ जी, मैं इस कैटेगरी में हूँ, तो मुझे एक मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत है, और मैं इस चीज को, इसको नॉर्मल ना लूं या इसको नॉर्मल लूं, ये मैं ज्यादा एंशियस हो रही हूँ। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन, अगेन, थायराइड प्रॉब्लम्स, हाइपो एंड हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें थायराइड एक गुदूद है जो हमारे गले में मौजूद होता है कुदरती तौर पे। ये एक ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है और हमारे जिस्म के हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर सकता है, अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो या थायराइड हार्मोन कम हो, तो ये हमारे सारे जिस्म के हार्मोन्स को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स हो सकते हैं, इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं, साइकिल का कम या ज़्यादा हो सकते हैं, फ्लो कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। तो और एक और चीज़ है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी बहुत कॉमन है। ये क्या होता है कि जो यूट्रस है, जो बच्चा दानी है, उसके अंदर एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली अगर हमारे पेट में कहीं पे भी जमा हो जाए, वो झिल्ली की जो सेल्स हैं, वो झिल्ली अगर कहीं हो जाए, तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी, तो जब मेंसेस का मंथली फ्लो होता है, तो वो वहाँ पे अगर पेट में ये झिल्ली कहीं और भी चली जाए, बच्चेदानी के अलावा कहीं और चली जाए, तो जब फ्लो होता है तो वहां से भी ब्लीडिंग होती है, तो हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। एब्डोमिनल पेन होने के बहुत शदीद चांसेस हैं, क्योंकि वो झिल्ली अगर कहीं और चली गई, ट्रांसफर हो गई बच्चेदानी के अलावा, तो वो पेन भी बहुत जो हमारे मेंसेस से पहले डेज में पेन होता है, जो खवातीन मतलब एक्सपीरियंस करती हैं, उसे उन खवातीन में ज़्यादा हो सकता है, और उसका ट्रीटमेंट प्लान इंटायरली डिफरेंट है। ये भी हम इसको जब फोकस करेंगे, अगर हमारे पास ग्रुप में एंडोमेट्रियोसिस की खवातीन है, वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता दें कि कौन कौन से, तो फिर हम उसको टॉपिक को उस हिसाब से लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो ये 4-5 तो बहुत ही कॉमन रीजंस हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है, मैंने बताया था, कैंसर्स हैं, डिफरेंट कैंसर्स हैं, कीमोथेरेपी जो ले चुकी हैं खवातीन, उनके ऑल्टर्स हो सकते हैं। अब जो है पहचानना ये है कि कब मुझे एक एक्सपर्ट या डॉक्टर के पास जाना है, आजकल वैसी मुश्किल है जाना, तो ये कब इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर किसी के मेंसेस या पीरियड्स जो है 3 महीने तक रुक गए और नहीं आ रहे, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि वो ज़रूर विजिट करें एक्सपर्ट के पास। जो आपके मुल्क में आपके एक्सपर्ट्स कार्टर करते हैं, वो आप यूके में जीपीस देखते हैं सब कुछ, तो मैं यहाँ पे यूके के अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी, और पाकिस्तान में ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सऊदी अरब में भी और यूएई में भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जीपीस के भी वहाँ पे भी जाते हैं, बल्कि हाँ। अच्छा, और अगर किसी का सडनली, मतलब नॉर्मल चल रही थी साइकिल, सडनली इरेगुलरिटी आ गई, मे बी आपकी बॉडी का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, या बहुत ज़्यादा आप ओबीस हो गए, उसकी वजह से सडन चेंज आ गया, तब भी आप ज़रूर जाएं, विजिट करें, या आप अपने डॉक्टर के पास, अपने एक्सपर्ट के पास, या फिर आपकी साइकिल्स 7 दिन से ज़्यादा आपको फ्लो आना शुरू हो गया, या एक साइकिल और दूसरे साइकिल के दरमियान में वक्त
21 दिन से कम हो गया, हर 15 दिन बाद फ्लो आ रहा है, हैवी फ्लो आ रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पैड्स टैम्पन्स चेंज करने पड़ रहे हैं, यानी हर घंटे में, हर 2 घंटे बाद आपको चेंज करना लाजमी हो रहा है, और इचिंग है, कोई स्मेल है, कोई ओडर है, या फिर इस तरह की कोई भी बुखार है, या फिर इस तरह की कोई भी शिकायत है, तो आपको फौरन देर एंड देर ज़रूर जाना चाहिए टू एन एक्सपर्ट और डॉक्टर अपने करीब। ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये पहले बता दिया, ट्रीटमेंट मैंने बताया था कि जो भी एक्सपर्ट होगा ऑब्वियसली वो आपको आपके हार्मोन्स चेक करेगा अकॉर्डिंग टू दी हिस्ट्री, और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी लेगा ऑब्वियसली। आपको आपकी ब्लड टेस्ट में आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ये चेक होंगे। उसके मुताबिक फिर आपको बताएगा, एडवाइस करेगा कि आपको कौन सी गोलियां लेनी है, जिनको पीरियड्स नॉर्मलाइज करने के लिए उनको हम हार्मोन्स देते हैं, और हार्मोन्स देके उनके नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, और फिर उनकी डाइटरी हैबिट भी ऑल्टर करते हैं, जो ओबीस की तरफ जा रही है, या फिजिकल एक्टिविटी को भी ऑल्टर करते हैं, जो बिल्कुल ही एक्टिविटी नहीं कर रही हैं और उनको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, और जो बहुत एथलीट बच्चियां हैं और ख़वातीन हैं, उनकी एक्टिविटी को भी लिमिट करने की ज़रूरत होती है। और जो कोई पैथोलॉजी है, अगर किसी की कोई बीमारी डायग्नोज होती है, तो वो उसके मुताबिक फिर उसको लेके चल रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक को समझ आया हो, इरेगुलर पीरियड्स। ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पीरियड्स से ही मुतालिक हम लोग एक और मेडिकल इशू के साथ आएंगे, जो कि हम फिर उसको डिस्कस करेंगे वो टॉपिक पे, और नेक्स्ट सैटरडे। ये तो मेरी लाइव कॉल है इंशाल्लाह, आज ही के दिन हम 2 और लाइव कॉल्स को वेट करें, जो तिब्बे नबवी है बुशरा लुकमान करेगी इंशाल्लाह ताला। 7 बजे सऊदी अरब का टाइम है, और 9:30 बजे सऊदी अरब टाइम में डॉक्टर सादिया बिलाल जो है वो बच्चों की किस तरह से आप डेंटल केयर करेंगे, ख़ास तौर पे आजकल के दिन जब बच्चे घर में होते हैं, बहुत मीठा एक्सपोज्ड होते हैं घर में, केक्स, पेस्ट्रीज और ऑल स्टफ, तो वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। और छोटे बच्चे जो लेस देन 1 ईयर है, उनको हम कैसे ख्याल रखें, अभी दांत आए नहीं है लेकिन आपको मसूड़ों का ख्याल रखना है। तो बहरहाल वो सब जो है वो डॉक्टर सादिया बिलाल करेंगी। उनका इन दोनों की लाइव कॉल्स को ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और हमें फीडबैक दें। मुझे मेरे टॉक में आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपको कौन कौन से इरेगुलर पीरियड्स पे डिस्कशन चाहिए। हम ज़रूर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ज़रूर उस पर अरेंज करेंगे, ताकि आप लोग फ़ायदेमंद हों और इससे, इस हेल्थ केयर डे से इससे फ़ायदा उठा सकें। अपने दोस्तों को, अपने और लोगों को आप इनवाइट करके यहाँ भेज सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से हम हर हफ्ते इस तरह से एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड एक्सपर्ट डिस्कशंस लेकर आएंगे। कोविड का भी चैलेंज करेंगे इसी तरह से कि किस तरह से हम कोविड से निपटें इंशाअल्लाह ताला। और जज़ाकल्लाह खैर जो लोग अब तक मेरे साथ रहे कॉल में, माशाल्लाह, और जो लोग आगे मेरी कॉल को सुनते रहेंगे, जज़ाकल्लाह खैर मेरी इस पूरी टॉक को सुनना, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना है, और मुझे कमेंट में डिजीज़ आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि इस पे मैं टॉक पूरी लेकर आऊँ। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।